अपने रंग का रंगधर्मी के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। पीयूष जी हमारे साथ हैं, संजय जी भी हमारे साथ हैं और बहुत ही दिलचस्प बातचीत होने वाली है क्योंकि हमारे बीच ऐसे कलाकार हैं जो सच बोलते हैं और जो जीवन में सच्चाई के साथ संस्कृति से जुड़े हुए आयाम, कला से जुड़े हुए आयाम के ऊपर बात करते हैं, वो बहुत ख़ास बन जाते हैं। पीयूष जी बेहतरीन अभिनेता, थिएटर एक्टर, निर्देशक, कंपोज़र, स्क्रिप्ट राइटर, सिंगर, जैसे हमने कहा बहुआयामी शख्सियत हैं आप। और आज के इस सत्र में अपने रंग का रंगधर्मी में हम पहले थिएटर, फिर सिनेमा, फिर संगीत और फिर थोड़ा सा साम्यवाद, कम्युनिज्म के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि जब पीयूष जी हैं तो आइए मिलकर जीवन के सभी तारों को हम एक साथ समझते हैं। पीयूष जी 1979 में आपने अपना पहला प्ले दिल्ली तेरी बात निराली मैंने मैंने 1975 में किया था अपना पहला 75 व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 8th स्टैंडर्ड। तो वो जो है मैंने मेरा पहला वहाँ पैशन शुरुआत जो है सारी सबकी वो जो वहाँ से हुई थी। तो ये सिलसिला थिएटर के साथ 2003 तक लगभग चला। 2003 तक चला। तो यदि मैं इस 1979 और 75 से लेकर 2003 के समय को देखता हूँ तो थिएटर ने क्या सिखाया, थिएटर ने क्या दिया जीवन को? अरे पहले तो ये बता दूं, ये निरुपम है, ये जो है राजकमल पब्लिकेशन के हैं। तालियां बजा दीजिए यार, क्या जा रहा है ना। और इसके साथ में जो है ये लोग, मेरा पहला उपन्यास जो आ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, वो उसको छाप रहे हैं, ये जो है पब्लिश कर रहे हैं। तो आपने सवाल किया था क्या दिया, अब थिएटर ने क्या दिया? थिएटर ने सब कुछ दिया, थिएटर ने सब कुछ दिया। थिएटर जो कुछ देता है उसने दिया, बंधुत्व दिया उसने, जो है भाईचारा सिखाया उसने, टाइम पर रहना सिखाया, पैसे कमाना नहीं सिखाया, पैसे कमाना भूल गया। इसके अलावा जो थिएटर ने जो है बदहाली दी, भुखमरी दी, बहुत बेहतर तरीके से बदहाली दी, बड़ी भयंकर तरीके से भुखमरी तो भयंकर थी। और थिएटर ने नहीं, कम्युनिज्म ने सिखाया कि सेक्रीफाइस करते रहो, करते रहो, करते रहो। देश जो है एक दिन बहुत आगे जाएगा, समाज का सब भला होगा, तुम्हारे परिवार की स्थिति से हो जाएगी अलग बात है, लेकिन जो है आपके कम्युनिज्म ने मुझे ये सिखाया कि तुम्हारा परिवार ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन समाज बच जाना चाहिए। तो मैं जो है आँख मूंद कर उनकी बात को अक्षरशः मानकर जो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आज ये स्थिति है, आज देश जितना बचना था बच लिया। क्रांति नहीं आई आज भी। क्रांति जो है आपके, वो पहले भी हम कहा करते थे कि क्रांति कहाँ है, क्रांति जो लाल बत्ती पे खड़ी हुई है, अभी आने का इंतजार कर रही है। हम इनकलाब जिंदाबाद करते कि अब आएगी क्रांति, क्रांति आज तक नहीं आई, क्रांति कभी नहीं आती। ये ज़बरदस्ती का जो है आपके, हम इस चक्कर में हमारा जो है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत बढ़ गया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो काम करने सिखाया थिएटर ने, और क्या सिखाया? थिएटर वही सिखाता है, काम करना, ज़बरदस्त डिसिप्लिन सिखाता है। तो हम वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, इनकलाब जिंदाबाद। पूछिए आगे। तो थिएटर ने जीवन को कहीं ना कहीं अनुशासन की ओर लेकर गया, बहुत, थिएटर बहुत। डिसिप्लिन की ओर लेकर गया। हाँ। चलिए अब जब हम अपने रंग का रंगधर्मी से बात करें तो दूसरा रंग जो, देखिए पीयूष जी, जब आपके जीवन के रंग की बात करते हैं लोग खिंचे चले आते हैं, तो जब अब हम पीयूष जी से बात करें तो दूसरा रंग जो आपके जीवन का बहुत अहम रंग रहा है वो है सिनेमा का। 2009 में आपकी फिल्म गुलाल रिलीज हुई और देश विदेश सब जगह में, कहीं हर जगह चर्चा रही इसकी। लेकिन जो अहम बात है कि कलाकार के रूप में, जो आपने अभी भी कहा, कल भी संजय जी इन्होंने, निरुपम जी इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से एक बात कही कि सिनेमा मैंने क्यों किया, सिनेमा मैंने पैसों के लिए किया। जो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वास्तविकता जो है, चाहे हम जब जीवन का यथार्थ समझें तो इस भौतिक तत्व को भी हमें समझना होगा। सिनेमा ने ये जो सच्चाई है, जो ऑनेस्टी है, कलाकार के रूप में जो आपके सामने लाई, ये कितना ज़रूरी है आज के समय में? क्योंकि आज जब हम देखते हैं, जब युवा आते हैं क्या चीज़? सच्चाई के साथ कि हम सिनेमा करना चाहते हैं क्योंकि शायद वहाँ जिसे कहते हैं मटेरियल स्तर पे शायद आउटपुट ज़्यादा हो। अरे बहुत पैसे मिलते हैं यार, हमको बहुत पैसे मिलते हैं। दुनिया का कोई प्रोफेशन इतना लुक्रेटिव नहीं है जितना सिनेमा। अरे वाह। और सब झूठ बोलते हैं कि पैशन के लिए करते हैं, वो अंदर भी हैं कुछ एक लोग, अभी आएंगे बकवास करेंगे। सब पैसे के लिए करते हैं, अनाप शनाप पैसे मिलते हैं, नाप शनाप पैसे मिलते हैं। साला कुछ नहीं करना होता हमें पैसे मिल जाते हैं, कुछ भी करके निकल जाते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं। हम कई बार हैरान रहते हैं कि इतने से काम के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हो, इतने से काम के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन देते हैं वो लोग, हम ले लेते हैं। बिजनेस क्लास सफ़र करते हैं, स्वीट रूम में ठहरते हैं, क्यों? क्योंकि आज एक्टिंग कर रहे हैं, आज सिनेमा में एक्टिंग कर रहे हैं। पहले कभी था कि जो है मतलब जितना 20 साल में नहीं कमाया था मैंने, उतना एक दिन में कमा लेता हूँ। जितना 20 साल में नहीं कमाया था, 83 से लेकर 2003 तक जितना नहीं कमाया था, उतना मैं जो एक दिन में कमा लेता हूँ आज की तारीख में। उसका बहुत गरूर नहीं, अब थक गया कमा कमा के। अब 59 का हो गया, सामने मृत्यु का आभास कर लिया है मैंने, मौत का आभास कर लिया है।
मुझे मालूम है कि मैक्सिमम 20 साल तक जिंदा रहूंगा, मैक्सिमम 20 साल तक जिंदा रहूंगा एट द मैक्सिमम। तो जो है मृत्यु का आभास कर लिया, और मैं जो है ऐसे नहीं मरना चाहता कि बिल्ली की तरीके से आए, मौत झपट्टा मार के ले जाए। हैं क्या? हाँ, तो मैं ऐसे नहीं करना चाहता कि जो मृत्यु बिल्ली की तरीके से आए और झपट्टा मार के ले जाए। आई वॉन्ट टू डाई ग्रेसफुली। मैं वर्ण करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मृत्यु वारांगना के तरीके से आए, मैं गले मिलूँ उसका और आराम से चला जाऊँ। तो अभी जो है थक गया कमा कमा के, तो अभी मैं शांति चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, आराम से बैठ के शांति चाहता हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ, आराम से सिनेमा कर रहा हूँ, पैसे अब भी कमा रहा हूँ। हर बंदे को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है, तो उसके लिए जो मेरा सिनेमा जिंदाबाद है। सिनेमा से बहुत पैसे कमाता हूँ। एक्शन क्या है, ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन जो है वो मेरा पैशन है। नए लोगों से मिलूँ, विशेषकर नौजवानों से मिलूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल। उनसे पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल, क्या गालियाँ चल रही हैं, नहीं तुम्हारी मानसिकता क्या चल रही है, क्या बनना चाहते हो। वो बोलते कई एक्टिंग एक्सपीरियंस हैं, बोलते हैं कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ सर, आप बताओ। उन्हें बतलाता हूँ कि ये सब भुलाओ मत आओ, काम करके बम्बी आओ, अपने आप पैसे काम मिलेगा, अपने आप काम मिलेगा, रिजल्ट मिलता है बाकायदा। एक भी बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है, ये एक ठूक की बजाय तथ्य है। मैं 20 साल तक काम करता रहा, उसके बाद में मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे अनाप शनाप लोग मिले जिन्होंने या तो मेरे साथ काम कर रखा था या जिन्होंने मेरा काम देख रखा था, एंड देवर गागा कि पीयूष भाई आप आ गए, आप एक काम लो। विशाल भारद्वाज ने मकबूल दे दी, तुझी सरकार ने यहाँ लिखने को दे दी, मनोज वाजपेयी ने 1971 लिखने को दे दी, अनुराग ने सब कुछ दे दिया, आप करो करो तो करो। तो करता गया। मैं इन लोगों को जानता नहीं था, मतलब जानता था, ऐसे पहचान थी, लेकिन इतना प्रगाढ़ तरीके से नहीं जानता था जितना वहाँ जाकर जाना। वहाँ जाने के बाद में अंतरंग बन गए सारे के सारे। तो सिनेमा बड़ा मजेदार चीज़ है, सिनेमा बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन है, इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है ज़िंदगी में, कहीं नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर ही मत ठहर जाओ यार, पैसा कितना कमाओगे आफ्टर ऑल। मतलब हर चीज़ की कॉस्ट पर काम करना उचित नहीं है। कर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में। हम कर्तव्य निभा रहे हैं, अरे किस बात का कर्तव्य निभा रहे हो यार, परिवार देख लो, तुम्हारा परिवार रो रहा है, भूखे मर रहा है, और तुम कर्तव्य निभा रहे हो। तुम समाज में दिशा देने चले, समाज में दिशा आ जाएगी जब आनी होगी, ऐसे थोड़ी आती समाज में दिशा। तो हम कर्तव्य निभाते चले गए, समाज सुधारेंगे। समाज में ये लोग नहीं आते हैं, हमारी बीवी और हमारे बच्चे और माँ और जो है दोस्त, ये लोग नहीं आते समाज में, ये लोग भी समाज का हिस्सा हैं। तो लेफ्ट के चक्कर में पड़ के मैंने हर चीज़ गंवा दी थी। आज की तारीख में इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट छोड़ कर राइट आ गया, लेकिन आज संतुलित हूँ, आज कोई टेंशन नहीं है, अपने दिमाग से सोचता हूँ, किसी के इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता, और नया शौक है विपश्यना। जब से गया हूँ उसमें, तब से समझ मिली, कोई गलत समझ नहीं मिली, कोई गलत दिशा नहीं मिली। तो आज की तारीख में संतुलित हूँ और बड़े आराम से काम कर रहा हूँ। अरे ये जो है, ये सज्जन जो है, ये मेरे प्रकाशक हैं, तो एक आध सवाल इनको ही पूछ लेंगे। हाँ हाँ, मेरा अगला सवाल निरुपम जी के साथ था। निरुपम जी, जब हम प्रकाशन की और आज की दुनिया में देखते हैं, कई किताबें हैं, लेकिन आज तकनीक की दुनिया में लॉकडाउन ने एक बात तो सिद्ध कर दी कि किताबों की दुनिया कभी समाप्त नहीं हो सकती। लॉकडाउन कोविड समय में भी लोगों ने भरपूर किताबें पढ़ी हैं। अब इतने व्यापक दुनिया में जहाँ हर विषय पर लेख है, ग्रंथ है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से तो आपको बता सकती हूँ कि लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं किताबों से। अब आज लाइब्रेरी के शेल्फ में बहुत जल्द आप पीयूष जी के जीवन के ऊपर किताब रखने वाले हैं। क्या प्रेरणा थी कि नहीं हम पीयूष जी के जीवन पर ये किताब छापेंगे? What was the motivation that made you decide to go for the book? हर जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है, जी। और हर जिंदगी सबके लिए उसकी कहानी कोई मायने रखती हो ये जरूरी नहीं है। आप उपन्यास भी पढ़ते हैं, कहानी भी पढ़ते हैं, नाटक भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। लेकिन जब जीवनियाँ और आत्मकथाएं खास तौर पर पढ़ने जाते हैं, संस्मरण पढ़ने जाते हैं, तो किसी की ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में हमारी दिलचस्पी क्यों हो, ये सवाल सबसे बड़ा होता है। पीयूष मिश्रा की ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी है और टुकड़े टुकड़े में लोग जानते हैं। अब इसी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अभी मैं ऑफिस से निकल रहा था यहाँ के लिए, और एक साथी मिल गए थिएटर के, और वो बताने लगे कि दादा हमें ऐसे ट्रेनिंग देते थे, दादा ऐसे डांटते थे। उनके पास अलग किस्से थे। तो ऐसे में अपनी टोटलिटी में पीयूष मिश्रा की ज़िंदगी क्या रही है, आज जो वो कह रहे हैं कि लेफ़्ट छोड़ के राइट नहीं आ गए, जो वो बार बार कहते हैं कि 20 साल तक
कम्युनिस्ट होना और फिर उसके बाद कम्युनिज्म छोड़ देना ये बहुत ज़रूरी होता है। हर नौजवान को एक बार कम्युनिस्ट होना चाहिए। अब ये सब बातें वो क्यों कहते हैं? वो क्यों कहते हैं कि मैंने अपने आप को झोंक दिया? मुंबई चले गए, सिनेमा में चले गए, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से चले गए? उनको ले जाना क्या इतना आसान था? थिएटर को छोड़ना क्या उनके लिए इतना आसान था कि रात को सूटकेस पैक किया और सुबह निकल गए? ऐसा नहीं था। यह सब कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वो बरसों में हुआ, एक दिन में, एक रात में कुछ नहीं हुआ। पीयूष मिश्रा, तुम्हारी औकात क्या है? यह शीर्षक देने के पीछे उस आदमी की जो पीड़ा है, उसकी जो बेचैनी है, मुंबई जाकर के भी वह आदमी ऐसा क्या महसूस करता है कि वो जिंदगी के इस मुकाम पे, जहाँ वो कह रहा है कि उसके पास अपर्याप्त पैसे हैं, वो क्यों कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है? अपने आप को सवाल के कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है? तो एक ये किताब का नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। इसमें जो है दो टूक बातें कही गई हैं, आप जरूर पढ़िएगा, नवंबर तक आ जाएगा। इन सारी चीज़ों की कहानी न दिल्ली से शुरू होती है, न मुंबई में शुरू होकर मुंबई में ख़त्म होती है। असल में ये ग्वालियर से शुरू हो। मेरा अगला सवाल वही था जी। हाँ, और जो बार बार ये परिवार की बात कर रहे हैं ना कि परिवार भी कुछ है, परिवार भी कुछ है। पीयूष मिश्रा की ज़िंदगी में दो परिवार हैं। एक थिएटर में आने से पहले का, एक थिएटर से जाने जाने की बेला में जो परिवार बनना शुरू होता है और मुंबई जाने के बाद वो अपना पूरा शेप लेता है। ये दो परिवार हैं। अब पीयूष मिश्रा बताएं इन दो परिवारों के बीच की उनकी ज़िंदगी जो है, उसमें उनका खिंचाव किस तरफ क्यों ज़्यादा है? निरुपम जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आप बता रहे हैं। थिएटर से पहले की दुनिया, जहाँ कहीं ना कहीं ग्वालियर का एक अहम रोल रहा है, परिवार की एक अहम भूमिका रही है, थिएटर के साथ जो ताना बाना जुड़ा, जो और उसके साथ ज़िंदगी के खूबसूरत, कहीं खूबसूरत तो कहीं पीड़ाजनक कुछ लम्हे भी होंगे। तो उस किताब का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो मेरा अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। और पीयूष जी, मैं चाहूँगी पहले आप इस पर बात करें। जब पहले पीयूष जी, जब जैसे युवा, जैसे आपने कहा, और क्योंकि युवा से मेरा गहरा जुड़ाव है, क्योंकि हर वर्ष 250-300 नए युवा विद्यार्थियों के रूप में हम उनसे परिचय करते हैं, बातचीत करते हैं। जब आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं पीयूष मिश्रा जी के सत्र के लिए जा रही हूँ, तो एक जो फीडबैक आया वो ये है कि आपके जो बोल हैं संगीत में जो है बड़े अनकन्वेंशनल होते हैं। और कहीं न कहीं, और आपने सार्वजनिक मंच पर भी कहीं न कहीं इस लिरिक्स को लेकर आपने ये ज़रूर बात कही है कि आज हम लिरिक्स लिख नहीं रहे, पीड़ा जताई है आपने आज के बोल को लेकर। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अनकन्वेंशनल? आज के उसमें क्या आपको ज़रूरत है कि कुछ नाम स्थापित करने के लिए अपरंपरागत हो जाएँ? मालूम नहीं, लोग कहते हैं कि मैं बड़ा क्रांतिकारी हूँ और ये हूँ। हाँ। मैं ऐसा नहीं जानता। मुझे अपने तरीके से बात करना आता है, मुझे अपने तरीके से बात कहना आता है, अपने तरीके से बात लिखना आता है। किसी को पसंद आए आए, गो टू हेल, आई डोंट केयर, अपने तरीके से। और ऐसे कई एक मौके आए जब मुझे लगा कि यार ये गिर जाऊंगा मैं इसमें, ये लोग मारेंगे पकड़ के, और मारे वाकई मारते। कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब गिर गया था मैं, बट आई रिमेंड आई। मुझे अपनी बात कहनी थी, अपने तरीके से कहनी थी। मैंने अपनी बात कही, भले वो किताब हो या शायरी हो या कविता हो या परफॉर्मेंस हो। परफॉर्मेंस में मैं वही बात करता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस में आई एम एन एम्प्लॉई, आई एम नॉट द मेकर। यू कांट एन्जॉय सिनेमा फुल्ली अंटिल अनलेस यू आर ए मेकर। तब आप एंजॉय कर सकते हैं सिनेमा को जो आप बना रहे हैं। लेकिन एज एन एम्प्लॉय मुझे जो काम मिलता है वो मैं करता हूँ। मुझे जैसे कि मुझे गालियाँ नाशा देता हूँ अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, लेकिन सिनेमा में जो है और किताब में मुझे गालियाँ पसंद नहीं हैं। तो जब मैंने कल बोला भी था कि जो अनुराग कश्यप को मैंने बोला था गुलाल बनाते हुए, उसका एक डायलॉग था कि क्या था कि क्या हर शख्स को क्या है, अरे हाँ, इस जो मुल्क में हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस बना के छोड़ दी। मैंने कहा माचिस बोलूँगा मैं, जो तूने लिखा है वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि गाली है ये। तो उसने वो पहले मेरे को बड़ा इज्जत करता था, इज्जत आज भी करता है। उस वक्त मेरी बात भी मानता था, तो मेरी बात मान ली उसने। ये 2009 और 8 की बात है। इसके बाद उसके 2 साल बाद ही उसने बनाई गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो मेरे हाथ से निकल चुका था तब तक वो जो इंडिपेंडेंट बन चुका था कि अब आपकी बात नहीं मानूंगा, जितनी गालियाँ लिखी हैं आपको उतनी बोलनी पड़ेंगी, वरना यू गो टू हेल। तो मेरा हेल में जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा कि हाँ भाई, तूने जो बोला है बोल दूंगा, तो पैसे दे रहा है मेरी गालियाँ बोलने के।
तो जहाँ तक कर सकता हूँ करता हूँ, उसके बाद में ज़्यादा लाल झंडा उठा के चलता नहीं कि जो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा। शांति से रिवोल्ट करो, अगर कोई आपकी बात मानता है तो बढ़िया बात है, ना माने तो गो टू हेल्प, ना माने तो यार इसको सुधारने के लिए थोड़ी ज़िंदगी हमारी है कि एक बंदे को सुधारने में चलें, एक संस्था को सुधारने में चलें, हु केयर्स यार, कर लेंगे अपनी आराम से, बहुत ही आराम। अरे ज़िंदगी को बहुत ही आराम से जीना चाहिए, बहुत ही आराम से जीना चाहिए। और अभी जो है मैं आज की तारीख में 59 का हो गया, अब मुझे लग रहा है कि वो मैंने बोला ना मृत्यु का आभास कर गया मैं, कि 20 साल में मर जाऊंगा। तो आराम से रहिए, जो हमें चीज़ें आज मिल रही हैं, कोई ज्ञानी ध्यानी की तरह से नहीं बोल रहा, जो चीज़ें हमें आज मिल रही हैं वो हमेशा नहीं मिलती रहेंगी। हो सकता है ये बीवी, ये बच्चे, ये पैसा, ये आज मिल रहा है, कल नहीं मिले। अब नहीं मिलेगा तो यार एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, जो भी आपके ज़िंदगी में आ रहा है मोमेंट, उसको एंजॉय करो, मस्ती करो, और बस इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत बात कि जीवन आनंद में होकर जिए। निरुपम जी, आप ही के साथ इसी श्रृंखला में आपके पास आते हुए, हमने जैसे कहा कि पीयूष जी जो हैं अपरंपरागत हैं, किताब आपने लिखने की अब ठान ली है, दो टूक बातें अपरंपरागत होती हैं, प्रकाशक को कहीं ना कहीं मुनाफे की चिंता भी होती है। क्या आप तैयार हैं इस पथ के लिए? क्योंकि जब जो किताब आ रही है, क्या आपको लगता है कि दर्शक का क्या रीडर्स का फीडबैक क्या रहेगा ऐसी किताब पर? देखिए, ऐसा है कि हर किताब बिक जाएगी और बहुत बिक जाएगी, ये सोच के ही नहीं छापी जाती है। कुछ किताबें सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत भी छापी जाती हैं, और पीयूष मिश्रा का अपना एक टेस्ट है, और उनके जो भी काम होते हैं उनका अपना एक टेस्ट होता है। पीयूष मिश्रा की बहुत किताबें हमने छापी हैं, 7-8 तो हमारे यहाँ से छपी ही हैं। उसमें से कुछ बहुत बिकती हैं, कुछ नहीं भी बिकती हैं। नहीं बिकेगी तब भी हमने पीयूष मिश्रा को छापा, इस बात का हमें नाज है। बहुत बिकेगी तब भी खुशी की बात है कि पीयूष मिश्रा की किताब बहुत लोग पढ़ रहे हैं। निरुपम जी, जी पीयूष जी हाँ, कुछ बोलो, बोलो। जी हाँ, बोलो। हाँ पीयूष जी, निरुपम जी, बहुत आपने सही कहा कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं उनके जीवन का हर पन्ना जो होता है कुछ सीख देता है, कुछ शिक्षा देता है, और पीयूष जी निस्संदेह ऐसी शख्सियत हैं। कल जब मेरी पीयूष जी से पहली बार वार्ता हो रही थी तो मैंने आदरणीय शब्द का उपयोग करा, तो पीयूष जी ने मुझे स्टेज पर ही टोक दिया कि आपने आदरणीय का क्यों उपयोग करा। आदरणीय का इसलिए उपयोग करा क्योंकि आपका जो जीवन है, जो आपकी शख्सियत है, वो हर पल कुछ ना कुछ अब जीवन को देने का, वापस देने का प्रयास कर रही है। पीयूष जी, इसी के साथ मैं अब एक गहरे सवाल की ओर आती हूँ। भाई, जैसे अनुपम जी ने भी बोला कि कहीं ना कहीं जीवन में हम सब लोग जब किताब को देखते हैं या फिर हम समाज की ओर देखते हैं, कम्युनिज्म या साम्यवाद को लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। अमीर बनाम गरीब, ये जीवन की एक सत्यता है जो हर युग में रही है। लेकिन आज जो पीयूष मिश्रा जी हैं, वो एक दो टूक अंदाज में कह रहे हैं कि मेरी इससे दूरी सही है। ये जो बदलाव है अरे जी, बहुत अच्छी चीज़ है यार, कम्युनिज्म बहुत बड़ी, लेफ्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और हर बंदा, आप चाहो ना चाहो, आप 20 साल की उम्र में लेफ्टिस्ट होते हो। हर बच्चा जो कम्युनिस्ट होता है वो भले चाहे ना चाहे, लेकिन यू आर बाउंड टू बी अ लेफ्टिस्ट इन द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 20। तो बहुत भरपूर एंजॉय करना चाहिए, बहुत कुछ सिखाता है, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे मेरे लेफ्ट के फेस ने बहुत, ये सारे गाने जो है मेरे लेफ्ट के फेस के ही हैं, बहुत कुछ सिखाया। सारे गाने, मेरी राइटिंग जो है सब लेफ्ट के फेस की है, और मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद में आप जीते जाते हो आराम से 30 की उम्र में नहीं तो 40 की उम्र में एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करती है जिसका नाम है अध्यात्म, है ना। आप पर डिपेंड करता है आप उसे प्रवेश करने दें या नहीं दें, वो आती है, हर बंदे की ज़िंदगी में आती है ना। धीमे धीमे आप 50 की उम्र में जाते हैं, 50 की उम्र में और दूर से आती है, आपको उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि आपको मरना भी है सर, आपको इवेंचुअली इस जगह को छोड़ जाना भी है ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो जो है धीमे धीमे मालूम पड़ता है कि कम्युनिज्म की बुराई नहीं कर रहा, कम्युनिज्म से अलग बात कर रहा हूँ, उसके आगे कुछ और होगा। मतलब ये आपके दास कैपिटल और जोसेफ स्टालिन और व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स, यही सब कुछ नहीं होते ना, इसके आगे भी जिंदगी होती है। तो इसलिए जो इसके आगे की जिंदगी में झांकने के लिए मुझे एक कदम और लेना पड़ा। और बाकी कम्युनिज्म मुझे समझ नहीं आता, मेरे नावल में भी लिखा है 1918 में रूसी क्रांति हुई थी, है ना। वहाँ पर जार था, जार निकोलस II, जिसका पट्टा उसको हटाया गया था वहाँ से। उसकी बीवी थी अलेक्जेंड्रिया, उनके 5 बच्चे थे जिसमें कि 2 धुएं बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। मार्च में शायद ये क्रांति हुई थी और ब्लड नहीं गिरा था उसमें, एक बूंद खून नहीं गिरा था और क्रांति हो गई थी, इनको गिरा दिया गया। फिर उसके बाद बोल्शेविक पार्टी जो आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई, उनने जो है उनकी एक मीटिंग बैठी
कि इस तो एक ब्लड का कतरा नहीं गिरा है, अब खाली जार को मारा जाए या छोड़ा जाए या पूरी जार की फैमिली को ख़त्म कर दिया जाए। ये मार्च में बैठी थी मीटिंग उनकी। सितंबर या अक्टूबर जाकर ये फैसला हुआ कि नहीं, जार समेत उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाए। और रूसी सैनिक जो है संगीने लेकर घुसे थे और संगीनों से नोच नोच के भोंक भोंक के बच्चों समेत सबको मार दिए। और ये लोग क्लेम करते हैं कि हम जो है सरदार भगत सिंह पे क्लेम करते हैं कि भगत सिंह हमारा। उस बंदे ने एक बम मारा था, एक बंदे को मारा था, सैंडर्स को। उसके ज़िंदगी भर पछताता रहा कि यार हमने गलत कर दिया है। उसके स्टेटमेंट्स हैं कि हमने सैंडर्स को मारकर बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि क्रांति जो गोली बारूद से नहीं आती, वो विचारों से आती। उसने तो बम भी वहाँ पर फेंका था असेंबली में, जहाँ पर कोई बंदा खड़ा नहीं था, किसी को लग नहीं जाए। उस पर उनके फोटोग्राफ्स ये लोग जो डिस्प्ले करते हैं अपने ऑफिस में। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन करने का मौका देते नहीं, सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल नहीं कर सकते, जो हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो ये जो कार्डर बेस्ड है वो काम, एक टाइम में उन्होंने अच्छा काम किया। शुरू में आया था 60s में, कम्युनिज्म आया था यहाँ पर। EMS नंबूदिरीपाद थे, BT रणदिवे थे, कमांडर सुरजीत साहब थे। उस समय जो है इसकी सेंक्टाइटी थी, नया नया था और नई नई चीज़ थी। उस समय बहुत काम किया था लोगों ने। बाद में पता नहीं क्या ये पॉल्यूशन जो हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब मैं उस दौर में आया जबकि जो है पॉल्यूशन होना शुरू हो चुका था और मैंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत देर से किया, 20 साल तक रहा। 20 साल के बाद में तंग आ गया यार, तंग आ गया, एक्चुअली तंग आ गया। मतलब कुछ तो भी करवा रहे थे मुझसे, कुछ तो भी, ये गाना लिख दो, वो गाना, अबे लिख दिए साले, और कितने गाने लिखेंगे। उसके बाद में थक गए यार, लिटरली थक गए। मैंने कहा कि अब जो है थक गए, बहुत बुरे से थक गए, अब जो है हमें वो करने दो। फिर मैंने लिखा ओरे मनवा जीवन है, आपने सुना होगा शायद, ओरे मनवा जीवन है। अपने 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 किस्म के गाने लिखने, अपने किस्म के गाने लिखने शुरू किए, अपने किस्म। तो और ये बात ज़रूर है कि एक चीज़ होती है, विदेश का स्टेटमेंट है, डिसऑर्डर एंड जीनियस। जो बंदा जितना अधिक डिसऑर्डर्ड होता है उतना ही अधिक जीनियस होता है। तो ये बात सही है कि जो गुस्से में लिखी गई चीज़ें थी मेरी, फ्रस्ट्रेशन में, शराब पी के तो लिखा, लेकिन अल्कोहलिक माइंड के साथ लिखा। वो जो है लिखी जो थी, जब मैं बिल्कुल डिसऑर्डर्ड था, बिल्कुल अनियंत्रित था, वो जो लिखी थी वो आज नहीं लिखी जाती। ये बात सही है। आज मैं उतना ना तो क्वांटिटी वाइज ना क्वालिटी वाइज बहुत मेहनत करके लिखना पड़ता है। जो पहले स्वतः चीज़ें आ जाया करती थी, वो आज जो है स्वतः नहीं आती। आज जो है मतलब गौतम बुद्ध बनने की इच्छा होती है। अब गौतम बुद्ध क्रिएट तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को तब तक क्रिएट कर सकते हैं जब तक आप साबित करना चाहें कि मैंने लिखा है, आप अप्रूव करो इसको, अच्छा है बुरा है अलग बात है। आप जब मैं बुद्ध बन गया ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब मेरी लिखने की, मतलब आपकी क्रिएट करने की इच्छा नहीं होती, लिखने की नहीं, क्रिएट करने की इच्छा नहीं होती। किसका कितना क्रिएट करें, क्यों क्रिएट करें, क्यों क्रिएट करें, आफ्टर ऑल क्यों क्रिएट करें। अपनी जो है छोटी कुत्ती है मेरी विनी जो है 2 साल की, उससे खेलता हूँ, मुझे लगता है बहुत बड़ी क्रिएशन हो गया। इसको मैंने कभी टाइम नहीं दिया आज तक। मेरे बेटे हैं दोनों, मुझसे बात करते हैं, बड़े के साथ ड्रिंक करता हूँ, बोलता है क्या क्या बात है बाबा, वो जा रहा है यूके जा रहा है, वो बड़ा बढ़िया स्पोर्ट्स करता है, वो खेलता है, बड़ी अच्छी बातें होती हैं। और लगता है कि ये मोमेंट कभी किए ही नहीं थे मैंने। मैं अपनी बीवी से रात को पिचिंग करता हूँ, उस दिन भर क्या हुआ, इसकी बहू इसके साथ भाग गई है। इतने बढ़िया चीज़ें होती हैं ये बात करना, इतनी बढ़िया, इतनी अमूल्य चीज़ें होती हैं। बिना इसके दाम्पत्य जीवन है ही नहीं साला कुछ। बिना इसकी वैवाहिक जिंदगी क्या है, जब तक आप बेचिंग नहीं कर लो अपनी बीवी के साथ में, तब तक कुछ बात ही नहीं बनती। तो ये मोमेंट भूल गया था मैं, मेरे दिमाग में थे, अरे कार्ल मार्क्स और जय इंकलाब जिंदाबाद और क्रांति और ये और। तो जीवन एक भरपूर अंदाज में, निरुपम जी, अब जिस प्रकार से पीयूष जी ने बातों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ग्वालियर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थिएटर, साम्यवाद, गुलाल, पैसा, खूब सारी बातें, क्या ये जो किताब अब आने वाली है, क्या वो एक जीवन के काल चक्र की कहानी है? बिल्कुल। जो ये कह रहे हैं कि बेटे के साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और बात करते हैं बराबरी में, पिता के साथ जिन जैसा इनका रिलेशनशिप रहा, हाँ, इसको कॉम्प्लिकेटेड कहें या कुछ और कहें, मतलब किताब पढ़ के ही समझा जा सकता है ठीक ठीक कि एक बेटा है जो बड़ा हो रहा है और जो रेबेल है, उसके भीतर विद्रोह पनप रहा है, और विद्रोह पनपने के जो भी कारण हैं वो साफ साफ आ रहे हैं। पिता जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है और वो एकदम एक तयशुदा जिंदगी में बंधा हुआ है। पिता बेटे के विद्रोही स्वभाव को देख रहा है, बेटे
पर हाथ भी उठा रहा है, मार भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं बेटे के अंदर जो हुनर है, जो उसके अंदर एक नया रास्ता बनाने की जो बेचैनी है, वही पिता उसको पसंद भी कर रहा है भीतर-भीतर। और ये बात खुलती है एक रात, और बेटा अपने पिता की लाचारी को भी समझ रहा है। तो एक विद्रोही बेटा अपने पिता को की लाचारी को जिस तरह से देख रहा है, उसको जिस तरह से लिख रहा है, और दोनों एक दूसरे से कह नहीं रहे हैं कि मैं तुमको समझ रहा हूँ। इस किताब को हर नौजवान को पढ़ना होगा। नहीं, बिल्कुल निरुपम जी। चलिए अब किताब से थोड़ा-सा हटकर संगीत की ओर जाते हैं और साथ-साथ युवा की ओर जाते हैं। हम बात करेंगे बल्ली मारन की। पीयूष जी, आपका जो बैंड है, आप देश-विदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। युवा के साथ संगीत के साथ संवाद कर रहे हैं और ये जो दास्ताँ है बल्ली मारन के साथ, कैसी चल रही है? और क्योंकि युवा हमारे बीच हैं, उनकी एक पब्लिक डिमांड भी है कि जब आप बल्ली मारन के बारे में बात करें, तो थोड़ा-सा कुछ गुनगुनाएँ भी। नहीं मैं देखिए, उसमें क्या है, बल्ली मारन मेरे बैंड का नाम है, मेरा म्यूजिकल बैंड है, बल्ली मारन उसका नाम है। और हम जो है, मैं दिल्ली को भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा मेजर काम दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली को ना भूलने के लिए मिर्ज़ा गालिब साहब को याद करने से बेहतर क्या चीज़ होगी। तो गालिब साहब का जो मोहल्ला था, उसके नाम पर हमने अपना नाम रखा, बैंड का नाम बल्ली मारन। आज वो देश विदेश में जाता है, बड़े बढ़िया शोज होते हैं उसके। उसमें सारे सॉन्ग्स जो मैं सिनेमा में इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो मेरी इच्छा थी कि मेरे गाने इस्तेमाल क्यों नहीं होते, उन सॉन्ग्स का इस्तेमाल मैं अपने बैंड में करता हूँ। और बहुत ही हलचल मचा देने वाले, बड़े मज़ेदार, चुटीले, रसीले किस्म के गाने हैं, जिसकी डिमांड बहुत होती है। तो वो जो है मैं अपने बल्ली मारन, अभी भी शोज़ हैं उसके, बेंगलोर, उदयपुर वगैरह में, दिल्ली, जालंधर वगैरह में आपको सूचना मिल जाएगी। ये तो एक हुआ। दूसरी बात है कि मैं बहुत ख़राब गाता हूँ यार। वो हुस्ना हुस्ना पता नहीं कैसे गा गया मैं साला। हुस्ना और वो घर जब पता नहीं है ये जो कैसे गा गया मैं, वो अब लंबा चौड़ा कल ऑर्केस्ट्रा रात लगता को है। जब मैंने हुस्ना को यूट्यूब पर देखा, तो उसमें उसी समय किसी ने कमेंट लिखा था, इन 2022 हु इज स्टिल लविंग हुस्ना। और आप कह रहे हैं आप खराब गाते हैं, गलत मैं बात है। खराब नहीं गाता, मैं खराब नहीं गाता, अच्छा गाता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ मैं। अच्छा, हुस्ना गा हाँ, दीजिए। कल आपने हाँ, एक हुस्ना, जरा माहौल को थोड़ा बदलते हैं। आपने इतने जीवन की गहरी गहरी बातें करी हैं, गहरी बातों के बीच में चलिए आइए, जो आपने हुस्ना में एक बहुत यादों को में जो खोए हुए हैं, जो एक मोहब्बत का, प्रेम का राज है, उसको। हाँ, मुझे, और मैं कहने भी मुझे रंजीत जी आते हुए दिख रहे हैं। रंजीत जी बस थोड़ा सा समय और दे दें। और हाँ हाँ, पीयूष जी, हुस्ना थोड़ा सा। हाँ। पीयूष जी। अब मैं क्या सुनोगे हुस्ना यार। लाहौर के उस पहले जिले के दोपहर में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से, पहलू हुस्ना में पहुंचे हुस्ना। मैं तो हूँ बैठा हुस्ना, मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तान में, यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तान में, बातें तुम्हारी बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहाँ। ओ हुस्ना, ये पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ। ओ हुस्ना, होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में। हाँ ओ हुस्ना।
बहुत बढ़िया। निरुपम जी जब ये जो चिल्लाए थे ना पीछे से, इनको हाँ। मैंने हायर किया है। अच्छा निरुपम जी जब किताब का विमोचन हो तो उसमें ये स्पेशल परफॉर्मेंस भी अवश्य हो, क्योंकि ये जो आवाज़ है दिल से आवाज़ है। पीयूष जी जी हमारी निरुपम मैम की उसे बगल में चांद होगा जी हाँ, एक बगल में चांद होगा। हाँ ओए होए होए। और ज़्यादा जोरदार ताली हमारी निरुपमा मैडम के लिए जिन्होंने हमें सजेशन दिया है, एक बगल में चांद होगा। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। महफिल पूरी सज चुकी है, सभी साथी इस समय हैं। निरुपम जी एक सवाल आप क्या हाँ, आरम हाँ देखिए अब तो लाइन लग चुकी है। हाँ आरम अब हाँ एक मुझे गाना कोई पसंद नहीं अपना नहीं, गाना। एक जो आपको पसंद हो। अरे मुझे क्या पसंद है, मुझे वाकई में ऊब चुका हूँ गाने गा गा के। अरे यार कल भी सुना था, चलो सुनो। बोर होने पे तुल गए तुम लोग, तो मैं क्या करूं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, दो दया का भाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई शक नहीं, जो जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरेंगे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेमिसाल, लाजवाब, और तालियां जो हैं इस बात को सिद्ध कर रही हैं। टाइमलेस सिग्निफिकेंस, क्लासिक जिसे कहते हैं। पीयूष जी अंत में जो युवा है, जो थिएटर से लेकर सिनेमा से लेकर ओटीटी तक, संगीत बैंड में कहीं ना कहीं कला के हर आयाम में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये काम करो यार, काम करो। एक बार किया कर्म बिना अपना फल लिए नष्ट नहीं होता। काम करो, जबरदस्त काम करो। और कोई चारा नहीं है जिंदगी जीने का, और कोई चारा नहीं है। काम किए बगैर आप, यू कांट इमेजिन लाइफ विदाउट वर्क। यू कांट इमेजिन लाइफ विदाउट वर्क। थूते रह के बिना काम के जो है ना, काम से आलसी का जीवन बिताना, इससे भ्रष्ट जो है नरक कोई नहीं हो सकता। तो जो है लगातार अनवरत काम करो। अनासक्त कर्म का एक बार के मज़ा चख लो कि मज़ा क्या होता है। जो मैंने चख लिया था वो 20 साल जो है उनको ख़राब नहीं बोलता मैं अपने। 20 साल बनासक्त कर्म किए, बिना फल की चिंता की, लगातार थिएटर करना। तब सिनेमा जो है वो हमारे जहन में नहीं था, दूर तक नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए थे। सिनेमा कहाँ से आएगा?
1000 मील दूर के बारे में क्या सोचना। लगातार लगातार यहाँ काम किया। और मेरा थिएटर सुबह 6 बजे शुरू हुआ करता था। 6 बजे थिएटर शुरू हुआ, रात को 9 बजे ख़त्म हुआ। ये 20 साल तक चलता रहा लगातार लगातार। रात को फिर शराब की ज़रूरत पड़ती थी, जिसने कि मुझे बड़ा भ्रष्ट कर दिया, बहुत फिजिकली मेंटली इमोशनली तोड़ कर रख दिया। वो कई बार बतला चुका हूँ, तो बतलाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। तो उसमें वो बड़ा बड़ा काला फेस था, लेकिन उस चक्कर में काम बहुत हो गया। तो काम करो, ज़बरदस्त काम करो, इनकलाब जिंदाबाद, सब बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। अपने रंग का रंगधर्मी पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ, निरुपम जी भी। यदि ऑडियंस की ओर से कोई एक सवाल, कोई सभी एक सवाल, अंतिम सवाल ऑडियंस की ओर से, इससे पहले मैं रंजीत जी व आदरणीय निरुपमा मैम को मंच पर आमंत्रित करूं। जी हाँ, मैं इस समय थोड़ा सा बायस होंगी, मैडम से रिक्वेस्ट करूँ कि उन्होंने पहले हाथ ऊपर किया था। जी हाँ हाँ, वो लाइन शराबियत पर में एक पोइट्री थी, आदत जिसको समझे हो, अल्कोहलिज्म पर एक पोइट्री थी। ये ऑर्डिनरी शराब पीना नहीं होता, एक डिजीज होती है, मेंटल डिजीज होती है, बीमारी होती है, जिसका मेडिकल नेम है 8303 अल्कोहलिज्म। और अल्कोहलिज्म का कोई इलाज नहीं होता डॉक्टर्स के पास में, इसका खाली स्पिरिचुअल हेल्प ली जा सकती है। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्थ ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। बहुत खूब। एक आप पूछ रही, क्या पूछ रहे? हाँ, अरे यार वो अब, अरे डार्लिंग हो गया, खत्म हो गया वो। अब वो पूरा भाव। हाँ, अरे वो बहुत लंबी पोइट्री है। वो सुहाने दिन, जी हाँ, दिल दिल से फरियाद है, क्या वो पूरी कर दी। सुहाने दिन, आशिकाने दिन, वाह वाह वाह। उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। वो सुनाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो सुनाने दिन। दिन गुजर गए, हम ठहर गए, पीछे मुड़ के देख पाया सब किधर गए। अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े। जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। वो सुहाने दिन। बस हो गया भाई वाह जी। सवाल बस है जी। हाँ, सर बहुत बहुत उम्दा आप एक्टर हैं। अब एक छोटा सा सवाल है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आजकल जिसको करने में आपको दिल को सुकून मिलता अरे हो? मैं अपनी पेट से बहुत खेलता हूँ। कुतिया है छोटी मेरी, बहुत खेलता हूँ उससे, उससे और अपने बच्चों से बहुत बात करता हूँ। उनसे बात करने में आंतरिक सुख मिलता है। मतलब वो छोटे छोटे कर्म है। आदमी जो है, मतलब आप आदमी को उसके बड़े कर्म देख, ऑस्कर लेते हुए कोई महान नहीं बनता, वो बड़ा कर्म हो गया। छोटे छोटे कर्म करने की एक सुख मिलना चाहिए, उसमें मिलता है सुख, उससे बनता है बड़ा आदमी। तो मैं जो है आपके वो बहुत एंजॉय करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अरे सर। यार अब सवाल ही सवाल हो गए। हाँ बोल। सर मेरी काफ़ी समय से मैं बहुत प्रभावित हूँ इस गाने से। हमने वास्यपुर के सारे गाने सुने हैं, सभी लोग वही प्रेफर करते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है, मैं गुलाल से बहुत प्रभावित हूँ, उसका गाना है और ही दुनिया। तो वो जो कल्पना है, भले ही आप गाना ना गाएं, बस मुझे कुछ उसकी शब्द आपके मुंह से कुछ पंक्तियाँ एक कविता के रूप में ही मिल जाए तो काफ़ी। और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के मनों के जैसी उड़ा लो ये दुनिया। ये छिटपुट से बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया, और दुनिया,
कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, कि हम ही नहीं हैं वहाँ और भी हैं। हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी। वालिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफाई बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं कि आलिम ये कहता वो ईश्वर है, वालिम आलिम फाजिल ये कहता वो अल्लाह है, काबिल ये कहता वो ईसा है, तो मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे ये काले से ख्वाबों की दुनिया, और दुनिया और दुनिया। बहुत ही भाई फरमाइश होगी तो इस हाँ हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट ही रखना। सर, गुलाल मेरी फेवरेट मूवी है। हाँ। और मुझे लगता है कि गुलाल की सबसे बड़ी खासियत है उसका म्यूजिक। हाँ, तो उसके म्यूजिक पे मुझे लगता है आपका प्यासा की झलक मिलती है, साहिर की झलक मिलती है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? अरे ऐसे हो गया था यार, वो 8 दिन में 7 दिन में 8 गाने तैयार हो गए थे, ऐसे हो गए थे। उस वक्त एल्कोहलिक माइंड था, दिमाग ख़राब था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते थे। करने के बाद में हम आश्चर्य किया करते थे कि हमने किया है। उस वक्त ऐसी स्थिति थी, मतलब उस वक्त ये सारे गाने घर हो गया या हुस्ना हो गया या आरंभ प्रचंड है या अरे रुक जा रे बंदे है, ये सब जो है एक एक 2 दिन के काम था। 2 दिन में एक दिन में पहला पैराग्राफ लिखा, दूसरे में दूसरा लिखा, दैट्स ऑल, हो गया। कैसे होते थे मुझे मालूम नहीं था। साहिर का इम्पैक्ट कुछ नहीं था, मतलब जितना और लोगों का इम्पैक्ट था उतना ही साहिर साहब का भी था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनुराग ने कहा था कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक लाइन दी थी उसने मुझे कि इस लाइन पर एक गाना लिखना। ये मेरा आइडिया नहीं था, ये अनुराग का आइडिया था कि ये दुनिया अगर मिल जाए उस पर एक गाना लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। तो मैं लिखते हुए कंपोज भी कर दिया। ये वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें यार पता नहीं कैसे हो जाती थी मुझसे। आर्ट का कोई भी काम बचपन से ही जो है मैं कभी मुझे निराश नहीं किया उसने, जब भी मैंने किया वो कर दिया मैंने। फिर मुझे लगता है एल्फ्रेड वॉन मोजार्ट ने 6 साल की उम्र में पहले से सिम्फनी क्रिएट कर दी थी। कैसे हुआ ये? होता होगा पुनर्जन्म की, वाकई कोई ना कोई पंगा होता होगा, बिना इसके ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मेटेरियल साइंस इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मैं 8th स्टैंडर्ड में जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए शख्सी लेते हो, इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। अब ये 8th स्टैंडर्ड में लिखा था मैं। अब आज लिखता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हो जाया करती थी बहुत सारी चीज़ें मुझसे। उस समय मीडिया ने बिगाड़ा मुझे एक्चुअली। सब मीडिया मुझसे पूछा, एक बगल में चांद होगा आपने कैसे लिखा था, अरे क्या फिलोसफिकल गाना है, एक बगल में चांद होगा एक में रोटी है, एक बगल में नींद होगी एक बगल में, कैसे लिखा था आपने। मैंने कहा हो गया था मेरे बाप, मैंने ऐसे ही लिखा था, मेरे से हो गया था। नहीं आप बताइए कुछ कैसे लिखा था। फिर मैं वर्बॉस हो जाता हूँ, फिर बोलता हूँ अरे मैं बॉस दूर चला गया था, गांव में चला गया था, चोटी को देखा, पहाड़ की चोटी को देखा, वहाँ पर लटका हुआ मिला ये फिर मैं कोई टेंशन नहीं है, वर्ड मेरे पास बहुत है, फिर बनाने में उस्ताद हूँ। फिर मैं ये अधिकतर चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हो गई, वो पंगा ये हो गया एक्चुअली। बहुत करने की काम बहुत किया, लेकिन ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अधिकतर चीज़ें ऐसी हो गई। इस चक्कर में बहुत अपरंपार काम हो गया, बहुत काम हो गया। इसीलिए जो है जो लोग काम करते हैं उनको थकन होती है 50 की उम्र में, उनको अध्यात्म की ज़रूरत होती है। जो काम नहीं कर पाते उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको लगता है कि और भी काम कर लें और भी काम कर लें और भी काम कर लें। तो अभी जो है आई वॉन्ट टेक रेस्ट, अभी काफ़ी काम हो गया। अभी जो ऐसे ही आप लोगों से बात करने आ जाता हूँ तो उसमें मज़ा आता है, बजाय एक फिल्म करने। इनकलाब जिंदाबाद। अपने रंग का रंगधर्मी सत्र को अपने समाप्ति की ओर पीयूष जी, निरुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बेहतरीन विचारों से, बातों से जीवन का जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, आपने ईमानदारी से पूरा बताया है, और इसी वजह से हम आपके लिए कहते हैं पीयूष जी जिंदाबाद। वंस अगेन साथियों, सत्र की समाप्ति होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं। मैम मंच पर, मैं आदरणीय मैम को इस समय जी